लीडरशिप या नेतृत्व कैप्सूल परिचय। एक टीम या समूह का नेतृत्व करना एक वास्तविक कौशल है जिसके लिए समय, सही सोच और निष्ठा की जरूरत होती है। लीडरशिप को सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है व्यवसाय और संगठनों में, क्योंकि यह एकमात्र पहलू है जो सफलता और असफलता के बीच का फर्क पैदा करता है। कभी कभी हमें यह मुश्किल लग सकता है, परंतु कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देने से आप अपने टीम का नेतृत्व विश्वास और कौशल के साथ कर सकते हैं। हर एक सफल लीडर के अंदर कुछ सामान्य और एक जैसे लक्षण होते हैं। नेतृत्व के लक्षण और कुछ नहीं बल्कि वो मानव गुण हैं जो एक लीडर के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। नेतृत्व के ये लक्षण होने से लीडरशिप सिद्धांत को लागू करने में आसानी होती है और लोगों के विश्वास, परिणाम और सहयोग को जीतने में सहयोग करती है। महत्वपूर्ण नेतृत्व या लीडरशिप के लक्षण। महान मिलिट्री लीडर्स का अध्ययन करने से पता चलता है कि किसी भी एक लीडर में वो सारे महत्वपूर्ण नेतृत्व के लक्षण एक मात्रा में नहीं हैं, परंतु उनके किसी एक लक्षण में कमी की आपूर्ति किसी दूसरे लक्षण की ताकत से हो जाती है। एक अच्छा लीडर अपने ताकतवर लक्षणों का भरपूर फायदा उठाते हैं और कमजोर लक्षणों को सुधारने की कोशिश करते हैं। लीडर के क्या उद्देश्य हैं, वो जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है और क्या परिस्थितियां हैं, इन सभी बातों का प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि किस लीडरशिप लक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। चौदह ऐसे लक्षण जिनका एक लीडर के लिए बहुत महत्व होता है। आइए इन्हें देखते हैं एक एक करके। 14 लक्षण। ये 14 लीडरशिप लक्षण हैं: मुस्तैदी, बियरिंग, साहस, निश्चितता, निर्भरता, सहन शक्ति, उत्साह, पहल, ईमानदारी, विवेक, मूल्यांकन, ज्ञान, वफादारी और हास्य प्रवृत्ति। पहला लीडरशिप लक्षण मुस्तैदी। मुस्तैदी उच्च संवेदना के आधार पर सक्रिय ध्यान की स्थिति है। किसी भी परिस्थिति में एक लीडर को केवल पल भर का अवसर ही प्राप्त होता है, जिसका सही और समय रहते इस्तेमाल कर लिया जाए तो निर्णायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मन की सतर्कता वो पहलू है जो एक लीडर को सही समय पर इन अवसरों को पहचानने में और साथ ही इनका अपने और अपने समूह के लाभ के लिए इस्तेमाल करने में मदद करता है। बियरिंग दूसरा ऐसा लक्षण है। बियरिंग वांछनीय शारीरिक प्रतीति, पोशाक और व्यवहार को दर्शाता है। असल में यह आपका पहला छाप है। आपका तौर तरीका और मुद्रा आपके मुस्तैदी क्षमता, विश्वास और नियंत्रण का एक प्रतिबिंब है। एक लीडर, खासकर एक अधिकारी को यह याद रखना चाहिए कि उसकी स्वयं की चाल ढाल न सिर्फ उसके सहकर्मियों बल्कि आम जनता पर भी एक भारी प्रभावशाली असर डालता है। तीसरा लक्षण साहस। साहस एक मानसिक स्थिति है। इसे अपनी ताकत बौद्धिक और आध्यात्मिक स्रोतों से प्राप्त होती है।
जिस तरह से ये तत्व मिश्रित होते हैं, इनसे दो प्रकार का साहस पैदा होता है। दो प्रकार का। पहला एक भावनात्मक स्थिति है जो किसी एक व्यक्ति को चोट या मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है, और ऐसे साहस को हम शारीरिक या फिजिकल साहस कहते हैं। दूसरे प्रकार का साहस एक अधिक तर्कपूर्ण रवैया है जो मनुष्य को आंतरिक बल प्रदान करता है, जिससे वो क्या सही है और क्या गलत है के तर्क पर अपने करियर, खुशी और संपूर्ण भविष्य को ताक पर लगा देता है। इसे नैतिक साहस कहते हैं, इस दूसरे साहस को। और एक लीडर के पास ये दोनों साहस होना निहायत जरूरी है। चौथा लक्षण निश्चितता या निर्णायकता। किसी समस्या को हल करने के लिए एक तार्किक विचार प्रक्रिया का होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक लीडर को आवश्यकता अनुसार तुरंत निर्णय लेने की क्षमता हासिल करनी चाहिए और तत्पश्चात अपने निर्णय को आधिकारिक, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। एक लीडर के निर्णय लेने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो संकट से कितने अप्रभावित रहकर आत्म संयम बनाए रखता है। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति तर्कसंगत रूप से सोचने की क्षमता है। जब उसके सहकर्मी सोचना बंद कर देते हैं या डर से पंगु हो जाते हैं। पांचवा लक्षण निर्भरता। कोई भी विश्वसनीयता या निर्भरता के बिना किसी भी क्षेत्र में बहुत दूर नहीं जा सकता। अपने वरिष्ठों के सभी निर्देशों और योजनाओं को अपनी क्षमता के अनुसार और हमेशा समय पर पूरा करने का अभ्यास करें। किसी आपदा स्थिति में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, भले ही यह आपकी व्यक्तिगत जरूरतों में हस्तक्षेप करती हो। स्वयं से पहले दायित्व, यह नियम होना चाहिए। जो कुछ भी करना है उसे अपनी प्रगतिशील शैली में लें और अपने आप को कभी भी मिजाजी दिखाने की कोशिश न करें। ध्यानपूर्वक किए गए प्रयास से धीरे धीरे निर्भरता का निर्माण करना पड़ता है और यह क्षण भर में खो भी दिया जा सकता है अगर हम अपने उल्लास और जज्बातों को काबू में ना रख सकें। छठवां लक्षण सहन शक्ति। एक सैन्य परिप्रेक्ष्य में युद्ध में एक ऐसा समय आता है जब दोनों विरोधी बलों को ऐसा लगता है कि वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। यह ऐसा समय होता है जब लड़ाई जीती भी जा सकती है या हारी जा सकती है। जिस पक्ष के पास थोड़ा अतिरिक्त धीरज या सहन शक्ति होता है वह पक्ष जीत जाता है। वह लीडर है जिसके पास थोड़ी सी अधिक मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति होती है। वह लड़ाई जीतने या दिए गए कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने अधीनस्थों को सहज रूप से जरूरी सहन शक्ति के लिए प्रेरित कर सकता है। मानसिक और शारीरिक तितिक्षा या धीरज एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों एक नेता या एक लीडर के लिए अति आवश्यक हैं। पुरानी कहावत स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग आज भी सही है। सातवां लक्षण उत्साह। दायित्व के निर्वाह में वास्तविक रुचि और तत्परता उत्साह का प्रतीक है। अपनी नौकरी को पसंद करने, अपने काम के सभी पहलुओं को पसंद करने और नए विचारों व विकल्पों में विकास की संभावनाओं को पहचानने से उत्साह का जनन होता है। कोई कार्य कितना भी नीरस लगे, किंतु कुछ लोगों को उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं नजर आती हैं जो कल्पना को प्रेरित करती हैं। नौकरियां केवल नीरस, नियमित या यांत्रिक तब दिखाई देती हैं जब उन्हें निजी नजरों और सुस्त दिमाग से देखा जाता है। आठवां लक्षण पहल। आदर्शों के अभाव में काम करने या सुविवेचित सिफारिशों देने की तत्परता पहल को दर्शाती है। जो बाद में किया जा सके उसे तुरंत कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में पहल का मतलब है कि हम चीजों के होने का इंतजार नहीं करें, बल्कि यह क्षमता होनी चाहिए कि हमें यह आभास हो जाए कि क्या किया जाना चाहिए।
और हमें तुरंत उसका निष्पादन भी कर देना चाहिए। जब दो मार्गों का विकल्प उपलब्ध होता है, एक मार्ग सतर्कता से भरा मार्ग और दूसरा पुरुषार्थ और निर्भीकता का मार्ग, तब हमें इस दूसरे मार्ग का चयन करना चाहिए। 9वां लक्षण ईमानदारी। एक लीडर के रूप में हमें ईमानदार होना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जिनका हम नेतृत्व कर रहे हैं और जिनके हम अधीनस्थ हैं। ईमानदारी और अखंडता दो पूर्ण गुण हैं जिनमें कोई परिवर्तन या समझौता नहीं किया जा सकता। नैतिक चरित्र में कोई भी कमी या कमजोरी हमारे वरिष्ठों, सहकर्मियों और अधीनस्थों का विश्वास खो देगी। कठिन परिस्थितियों में शीघ्रता से विभिन्न कारकों और मूल्यों का आकलन करके और एक विवेकपूर्ण निर्णय पर पहुंचने की क्षमता को मूल्यांकन कहते हैं। यह हमारा 10वां लक्षण है। यह अनुभव और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। कभी कभी गलती या निर्णय की त्रुटि हो सकती है, लेकिन मूल्यांकन के हकदार बनने के लिए लड़ने के बजाय गलती या त्रुटि से सीखना, यह अधिक सकारात्मक बात हो सकती है। अगला 11वां लक्षण न्याय। इसका तात्पर्य लीडर के न्याय करने की निष्पक्ष और सुसंगत होने की गुणवत्ता से है। न्याय हमेशा जल्दी होना चाहिए। कहावत है ना, न्याय में देरी तो न्याय से वंचित। 12वां लक्षण ज्ञान। एक नेता को उसके अधीनस्थों की तुलना में अधिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होता है, उसे नेता या लीडर कहलाने का कोई हक नहीं। किसी भी व्यवसाय में संगठन और उसके कार्यों के अध्ययन, अभ्यास और अनुभव ही एक बड़ी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक नेता को उसके अधीनस्थों की प्रमुख विशेषताओं और क्षमताओं की जानकारी होना भी एक अति आवश्यक जरूरत है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। एक ही सामग्री या समस्या के दोबारा पढ़ने या फिर से सोचने पर भी हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। 13वां लक्षण वफादारी। यह देश, संगठन, अधीनस्थों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के प्रति वफादारी होने का गुण है। वफादारी एक नेता या लीडर के अधीनस्थों द्वारा दी जाती है, ठीक उसी तरह जैसे एक नेता अपने अधीनस्थों और अपने नेताओं को देता है। एक नेता या लीडर को अपने अधीनस्थों की कमियां या गलतियों के पीछे कभी भी शरण नहीं लेना चाहिए। जब एक योजना जिसके लिए वो जिम्मेदार होता है गलत हो जाती है, तो लीडर को अपने अधीनस्थों की गलतियों को सुधारते हुए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रत्येक नेता को यह अधिकार है कि वो विचाराधीन किसी भी प्रश्न पर अपने वरिष्ठों को अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद उससे इस पर ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे कि यह उसका खुद का अपना निर्णय हो। 14वां लक्षण हास्य प्रवृत्ति। हर रोज कोई मनोरंजक या हल्के क्षणों की सराहना करने की क्षमता, विशेष रूप से वे जो स्वयं लीडर से संबंधित हैं, यह तनाव में भी हंसमुख बने रहने की क्षमता है। कई बार जब चीजें गलत हो जाती हैं और तनाव बढ़ जाता है, तो उचित समय पर स्वाभाविक रूप से अगर हास्य उत्पन्न होता है, तो किसी विषम परिस्थिति को टालने या डूबती भावना को उठाते उठाते लंबा सफर तय किया जा सकता है। संतुलित आशावाद की भावना व हास्य प्रवृत्ति विकसित करने योग्य लक्ष्य है। हालांकि कृत्रिम खुरदरापन एवं कटाक्ष पर प्रयास अच्छे से अधिक नुकसान करते हैं। आखिर में लीडरशिप के लक्षणों का एक हम दोबारा से जायजा लेते हैं। ये 14 लक्षण मुस्तैदी, बियरिंग, साहस, निश्चितता, निर्भरता, सहन शक्ति, उत्साह, पहल, ईमानदारी,
विवेक, मूल्यांकन, ज्ञान, वफादारी और 14वां हास्य प्रवृत्ति। ये हैं 14 लीडरशिप के लक्षण। आज का ये वीडियो कैप्सूल नेतृत्व और प्रेरणा के संकेतक। इस वीडियो मॉड्यूल को 3 भागों में चलाया जाएगा। भाग 1 नेतृत्व के संकेतक, भाग 2 प्रेरणा और प्रेरित करने वाले कारक और भाग 3 में हम समझेंगे नैतिक मूल्य। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाग 1 नेतृत्व के संकेतक। नेतृत्व के 4 संकेतक हैं। पहला मनोबल, दूसरा समूह भावना, तीसरा अनुशासन और चौथा काबिलियत, जिसको हम क्षमता भी समझ सकते हैं। यह सभी संकेतक एक समूह की प्रभावशीलता में योगदान करते हैं और कुछ हद तक सारे संकेतक अन्योन्याश्रित हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक संकेतक की अनुपस्थिति दूसरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित या नष्ट कर सकती है। चलें तो नेतृत्व के ये 4 संकेतक को एक एक कर समझने की कोशिश करें। पहला संकेतक मनोबल। मनोबल को मन की सकारात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह आत्मविश्वास और सुख की भावना देता है जो किसी व्यक्ति को साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाता है। मनोबल हर उस चीज के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जो नेता या लीडर और उसके समूह के साथी को प्रभावित करता है। दूसरा संकेतक समूह भावना, टीम स्पिरिट। यह भावना किसी दल के सदस्यों द्वारा समूह के प्रति दिखाई गई निष्ठा, गर्व और उत्साह है। यह समूह की सामूहिक भावना है। इसका तात्पर्य समूह के प्रति समर्पण और निष्ठा है। यह भावना समूह का व्यक्तित्व है और यह कठिन परिस्थितियों में भी समूह के प्रयासों और जीतने की दृढ़ इच्छा व्यक्त करता है। तीसरा अनुशासन या डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ है निर्देश के प्रति त्वरित और इच्छुक आज्ञाकारिता। निर्देश अनुपस्थित होने पर समय बर्बाद किए बिना उचित कार्रवाई करना भी अनुशासन को दर्शाता है। समूह के सदस्यों के बीच स्वैच्छिक या आत्म अनुशासन लंबे समय में बेहतर परिणाम लाता है। किसी समूह में अनुशासन में मूल्यांकन के लिए विचार किए जाने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं। पहला, निर्देशों पर समुचित ध्यान देना। दूसरा, समूह और उसके सदस्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध रखना। तीसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण। चौथा, वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्यों के बीच अच्छे संबंध रखना। स्वच्छता, पोशाक और शिष्टाचार के मानक। आखिरी, काम या बिना किसी देख के भी प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता और इच्छा जाहिर करना। चौथा, काबिलियत या क्षमता, जिसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। काबिलियत यह कार्य करने के लिए व्यक्तिगत सदस्यों के साथ साथ समूह की तकनीक, राजनीति और शारीरिक क्षमता है। एक अच्छा नेता या लीडर अलग अलग कौशल के विभिन्न सदस्यों को साथ लेकर एक दल के रूप में
सुचारू कामकाज के लिए संगठित करता है। किसी समूह में काबिलियत का मूल्यांकन करने पर विचार करने योग्य 3 कारक हैं। यह 3 कारक: पहला, सदस्यों की व्यक्तिगत प्रतीति और शारीरिक स्वस्थता। दूसरी काबिलियत, व्यक्तिगत सदस्यों की समूह नेतृत्व क्षमता। और तीसरी काबिलियत, कार्य करते समय सदस्यों द्वारा दिखाया गया स्तर। यहां पे भाग 1 नेतृत्व के संकेतक समाप्त होते हैं। आइए अब देखते हैं भाग 2। प्रेरणा और प्रेरित करने वाले कारक। प्रेरणा और सदस्य के भीतर वो प्रतिबद्धता और उत्तेजना है जो उसे सभी परिस्थितियों में अपने काम को कोई कीमत आंके बिना पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। मानव इतिहास के लिए एक अध्ययन ने हमें 3 कारक दिए हैं जो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने में मदद करते हैं। वो 3 कारक हैं: भौतिक कारक, बौद्धिक कारक और तीसरा आध्यात्मिक कारक। पहला, भौतिक कारक। भौतिक कारक वे संसाधन हैं जो समूह सदस्यों के जीवन की मूलभूत जरूरतों को बनाए रखने और समूह लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। एक फुटबॉल टीम को फुटबॉल बूट्स, बढ़िया मैदान, पैसा, खिलाड़ियों के लिए किट इत्यादि की इच्छा और पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। एक बार इन संसाधनों का मुहैया करा दिया जाए तो समूह सदस्यों का प्रेरणा स्तर बढ़ जाता है। यह एक भौतिक कारक का उदाहरण है। दूसरा, बौद्धिक कारक। यह कारक एक व्यक्ति को अपने समूह पर गर्व एवं अन्य सदस्यों को कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना उन तत्वों में से एक है जो सैनिकों बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक कारक। हमारी आत्मा हमें असाधारण कर्तव्यों के लिए सर्वोच्च प्रेरणा प्रदान करती है। यह एकमात्र कारक है जो एक आदमी को तब भी जीवित रखता है जब कभी आशाएं खो जाती हैं। समूह की पहचान, समूह में गर्व, समूह भावना, इतिहास और धर्म के सकारात्मक पहलुओं से आध्यात्मिक कारक उपजती है। धर्म ने मनुष्य को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में के मैदान में अर्जुन को कृष्ण की सलाह एक आत्मबोधक भाषण है। आज भी यह पुरुषों को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। यह उस भावना की जीत है जिसने कई शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न खेलों और अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। यहां पे भाग 1 और भाग 2 समाप्त होते हैं। अब चलते हैं आखिरी भाग, भाग 3। भाग 3, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों में अच्छे कर्म और उनका सम्मानपूर्वक प्रदर्शन शामिल है। हमारी आदतें, व्यवहार और आचरण हमारे मूल्यों के प्रतिबिंब हैं। एनसीसी कैडेट को स्वयं का बर्ताव या संचालन ऐसे करना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आदतें आलोचना का शिकार न हो सके। विलासिता और स्वार्थ के प्रति झुकाव को शक्ति से टाला जाना चाहिए। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित 4 प्रमुख गुण या मानवीय मूल्य हैं। पहला,
विवेक यानी सही निर्णय लेना। दूसरा, साहस, सही रास्ते पर रहना और सभी प्रकार के प्रलोभनों का विरोध करना। तीसरा, आत्मनियंत्रण, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने जुनून, आवेश और भावनाओं को अपने अधीन रखना। और चौथा गुण, न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देना। यह है 4 प्रमुख गुण ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के अनुसार। पहला गुण विवेक, जिसको हम अंग्रेजी में प्रूडेंस कहते हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, प्रूडेंस इज द फुटप्रिंट ऑफ विजडम। सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। ये 3 चरण हैं। पहला, विषय से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा करें। दूसरा, प्रत्येक सूचना और उसके समर्थक और विपक्ष का मूल्यांकन करें। और तीसरा, अंत में विभिन्न विकल्पों को तौलने के बाद कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका तय करें। दूसरा, साहस, शारीरिक और मानसिक साहस दोनों ही साहस को दर्शाते हैं। तय पथ या निर्णय के साथ बने रहने में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला, विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वार्थ का त्याग करना। दूसरा, परीक्षणों, चुनौतियों और विरोध का साहसपूर्वक सहन करना। तीसरा, सुसंगत और सटीक होना। चौथा, चल रहे रुझान के साथ साथ चलने प्रवृत्ति का विरोध करना। पांचवा, बाधाओं का सामना करना लेकिन इसके साथ हमेशा बने रहना। और छठवां, जोखिम लेने की क्षमता। तीसरा गुण, आत्मनियंत्रण। यह कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करने के लिए हर एक नेता या लीडर की आवश्यकता होती है। इसे अपने दिल और दिमाग पर प्रभुत्व हासिल करना होता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपने जुनून, भावनाओं और जज्बातों को मानव आत्मा के अधीन करना, अपने अधिकार क्षेत्र में समय प्रबंधन जैसी गतिविधियों का प्रभावित करना, सांसारिक चीजों से बहुत अधिक आकर्षित न हो। और चौथा, अपनी प्रतिक्रियाएं जैसे क्रोध, नम्रता आदि के संदर्भ में समझदारी बनाए रखना। चौथा गुण, न्याय। हर साथी नागरिक को उसका हक देना चाहिए। इसमें दूसरों के भले एवं समुदाय हित के लिए प्रयास करना शामिल है। समानता, साम्य, कानूनी और निष्पक्षता की भावना ही मापदंड होनी चाहिए। इन 4 गुणों के अलावा एक लीडर में 2 और गुण होने चाहिए। उत्कृष्टता के लिए एक आंतरिक प्रेरणा और दूसरा निस्वार्थ सेवा। तो 4 गुण जो ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने बताए, उसके अलावा ये 2 और गुण। तो 5वां गुण, उत्कृष्टता के लिए एक आंतरिक प्रेरणा। यह स्वयं को चुनौती देकर और दूसरों को भी चुनौती देकर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का गुण है। इस तरह का व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला, एक सपने देखने वाला, जैसे बच्चों के लिए एक माता पिता या छात्र के लिए एक शिक्षक। दूसरा, जीवन के प्रति एक रोमांचक दृष्टि, जिसे वो आसानी से संवाद द्वारा और दूसरों के साथ सरलता से साझा करता है। तीसरा, वह अपने अध्ययन, पेशे और परिवार में मिशन की भावना पैदा करता है। चौथा, वह उच्च व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रयास के लिए लोगों को चुनौती देता है। छठवां और आखिरी गुण, निस्वार्थ सेवा।
सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका मतलब है स्वार्थ पर काबू पाना, आदतन दूसरों की सेवा करना, जैसे कि मित्रगण, परिवार, समाज या देश। सुसंगत अभ्यास जिससे सेवा की आदत बनी रहे। आखिर में इस प्रकार एक अच्छा नेता या एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक व्यक्ति को इन गुणों या मूल्यों से अच्छे अनुपात में युक्त होना चाहिए। यह जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और अभ्यास के माध्यम से हम सब प्राप्त कर सकते हैं। हिंद कैडेट्स, आज हम लीडरशिप कैप्सूल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है चरित्र लक्षण और सम्मान कोड। इस अध्याय का उद्देश्य आपको चरित्र लक्षण और सम्मान कोड से परिचित कराना है। समझने में आसानी के लिए इस अध्याय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 परिचय, भाग 2 चरित्र लक्षण, भाग 3 सम्मान संहिता के निर्देश और सिद्धांत, भाग 4 निष्कर्ष। भाग 1 परिचय। हम चरित्र शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति के सबसे प्रमुख गुणों का वर्णन करने के लिए करते हैं। यह विशेषताओं और लक्षणों का कुल योग है जो व्यक्तियों की प्रकृति को बनाते हैं। चरित्र में ऐसे गुण होते हैं जो एक व्यक्ति को बनाते हैं और उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करते हैं। किसी भी इंसान का चरित्र रोजमर्रा की स्थितियों, असाधारण दबाव और प्रलोभन पर उसकी प्रतिक्रिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सम्मान संहिता एक समूह को नियंत्रित करने वाले आदर्शों का संग्रह है। यह समूह के सदस्यों के बीच सम्मानजनक व्यवहार पर आधारित है। भाग 2 चरित्र लक्षण। चरित्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति दिल और दिमाग के गुणों और कमजोरियों का एक पुलिंदा है। अच्छे और बुरे गुणों का यह संतुलन किसी व्यक्ति का परिणामी व्यक्तित्व तय करता है, जो कि उसका चरित्र है। यह चरित्र उसके आचरण में प्रतिबिंबित होता है। एक व्यक्ति का चरित्र उसे अन्य लोगों से अलग बनाता है। चरित्र जन्मजात नहीं है, लेकिन समय के साथ विकसित होता है। अपने बचपन से अच्छी आदतों का विकास करके चरित्र बनाया जाता है। यदि हम अच्छी आदतें विकसित करते हैं तो हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। चरित्र लक्षण व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण के सभी वे पहलू होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं। चरित्र लक्षण एक व्यक्ति के व्यवहार का पहलू है जो हमारे समाज या समुदाय के लिए मूल्यवान है। अब हम कुछ सकारात्मक चरित्र गुणों के बारे में जानेंगे। अपने दैनिक व्यवहार में इन चरित्र गुणों का पालन हमें सफलता की राह पर ले जाएगा। सच बोलो। झूठ बोलने का परिणाम बहुत बुरा होता है और झूठ वापस नहीं लिया जा सकता। जब हम सच बोलते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत और समृद्ध होते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए।
ईमानदार रहें। इसका अर्थ है अपने विचार, वचन और व्यवहार में पूर्णतः ईमानदार रहें। ईमानदारी हमें सशक्त बनाती है और हमें तथ्यों को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। आप सभी ने वह लोकप्रिय कहावत सुनी होगी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अपना वचन निभाएं। इसका अर्थ है अपने वादे को निभाना। एक बार जो वचन दिया है तो उसे निभाएं। इसी में आपकी पहचान बनेगी और आपको सम्मान प्राप्त होगा। अपनी गलती को स्वीकारें। इसका अर्थ है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। नैतिक साहस इसी में है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, चाहे इसका परिणाम कितना ही अप्रिय क्यों न हो। खुद के न्यायाधीश बने। पर्यवेक्षण के तहत न होने पर भी ईमानदार रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह मायने रखता है। सस्ती लोकप्रियता की तलाश में न रहें। चरित्रवान व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी, आत्मत्याग और कर्तव्य की ओर ध्यान देने के गुणों के लिए प्यार किया जाता है। सस्ती लोकप्रियता बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। प्रलोभन का विरोध करें। अस्थायी लाभ दीर्घावधि में हमेशा दर्द देता है, इसलिए व्यक्ति को तत्काल सुख की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए और अपने भावी जीवन को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के प्रलोभनों को काबू में रखना चाहिए। एक उदाहरण स्थापित करें। ऐसा करने से दूसरों को हमारी तरह कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आप दूसरों से करने की अपेक्षा न करते हों। जिम्मेदारी की भावना। जिम्मेदारी की भावना होने का अर्थ है कि आप अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हैं। हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आत्मत्याग। दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करने को आत्मत्याग कहते हैं। दूसरे व्यक्तियों और समाज के हितों को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति की हमेशा सराहना की जाती है। निष्पक्ष रहें। दूसरों के साथ उचित व्यवहार करें और हमेशा निष्पक्ष रहें। किसी भी स्थिति में पक्षपात ना करें। अनुशासन। आपका व्यक्तिगत अनुशासन उच्चतम मानकों का होना चाहिए और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अनुशासन एनसीसी प्रशिक्षण का आधार है। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, जिसका अर्थ है कि सभी कैडेट अच्छी तरह से अनुशासित होने चाहिए। भाग 3 सम्मान कोड। सम्मान कोड एक समूह या समुदाय को नियंत्रित करने वाले नियमों या नैतिक सिद्धांतों का एक संग्रह है। यह उन आदर्शों पर आधारित है जो परिभाषित करते हैं कि उस समूह या समुदाय के भीतर सम्मानीय व्यवहार क्या है। कैडेट का सम्मान कोड सभी कैडेट्स के जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। सम्मान कोड का उद्देश्य एक कैडेट के भीतर सम्मान
और गहन समर्पण की भावना का निर्माण करना है। सम्मान कोड कैडेट्स में सम्मान की भावना विकसित करता है, जो एक कैडेट के भीतर जीवन भर रहेगी। सम्मान कोड के लिए कैडेट्स को सभी गतिविधियों में, सभी स्थानों पर और सभी स्थितियों में ईमानदार होने की आवश्यकता है। यह कोई औपचारिकता नहीं है जो केवल वर्दी में होने पर दर्शाई जाए। सम्मान कोड के निर्देश इस प्रकार हैं। पहला, आप झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे तथा ऐसा करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, आप स्वार्थी या अशिष्ट व्यवहार नहीं करेंगे तथा अपने स्वार्थ के लिए अपने साथी कैडेट का साथ नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, आप अपने किसी भी कार्य के द्वारा अपने संस्थान का नाम अपमानित नहीं करेंगे। चौथा, इस संहिता का उल्लंघन होने पर आप स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। सम्मान कोड के सिद्धांत इस प्रकार हैं। अपना स्वाभिमान व सम्मान तथा अपने संस्था की छवि को बढ़ाने के लिए अच्छा आचरण करें। व्यक्तिगत हित पर समूह हित को प्राथमिकता दें। जो सही है उसके लिए खड़े हो जाएं और जिम्मेदारी स्वीकार करें। ऑनर कोड समिति को पूरी तरह से और सच्चाई से सवालों के जवाब दें, भले ही इसका परिणाम आपके या आपके मित्रों के खिलाफ हो। अनुशासन या सम्मान संहिता का कोई उल्लंघन होने पर समिति को सूचित करें, चाहे वह उल्लंघन जानबूझकर या अनजाने में हुआ हो। कमजोर साथी कैडेटों को हर तरह की मदद और प्रोत्साहन दें। सच्ची खेल भावना से सभी प्रतियोगिताओं और खेलों में भाग लें। अनुग्रह के साथ हार और विनम्रता के साथ जीत स्वीकार करें। सभी साथी कैडेटों के साथ प्रेम और स्नेह से व्यवहार करें। अपने व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष, सच्चे, ईमानदार और सरल रहें। भाग 4 निष्कर्ष। कैडेट्स, हमने देखा है कि चरित्र हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। एक अच्छा चरित्र स्वास्थ्य, धन या खुशी से अधिक महत्वपूर्ण है। जब चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। यह कहावत 100% सत्य है। सम्मान कोड प्रत्येक कैडेट के नैतिक जीवन में उसके व्यवहार की नींव है। आशा की जाती है कि कैडेटों को प्रदान की जाने वाली यह बुनियादी नींव उन्हें बेहतर चरित्र गुणों का निर्माण करने में मदद करेगी, जिससे वह देश के आदर्श नागरिक बन पाएंगे। जय हिंद।